हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर नंबर 13 का पार्ट बी, जो हमारे सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी रहेगा। पहला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, यानी दक्षिणी ध्रुव कौन से अक्षांश पे स्थित है? 80 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री या 100 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 90 डिग्री अक्षांश पे स्थित है कौन सा? दक्षिण ध्रुव। तो हमारी ये जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, और यहाँ पे जो स्थित है ना, उन्हें क्या कहते हैं हम? ध्रुव। तो यहाँ पे जो उत्तरी एरिया में जो यहाँ पे पॉइंट है पृथ्वी का, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे दक्षिण में दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं, अक्षांश कहते हैं तो उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। तो जैसे यहाँ से 0 डिग्री से हम 90 डिग्री पे पहुंचते हैं, तो 90 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे कौन सा ध्रुव होता है? दक्षिण ध्रुव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये देखो दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका। अब एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों ही ठंडे हैं, ठीक है, दोनों जगह बर्फ जमी रहती है। ये बताओ ज्यादा ठंडा उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, कौन सा है? तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है ना, वो ज्यादा ठंडा है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में जो उत्तरी ध्रुव में अधिकतम तापमान रहता है -40 डिग्री, और गर्मियों में रहता है -32 डिग्री। वही दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव में होता है -60 डिग्री सर्दी में तापमान रहता है, और गर्मी में तापमान कितना रहता है? यहाँ पे गर्मियों में लगभग 32 से 34 डिग्री तापमान यहाँ पे रहता है। तो कह सकते हैं कि ज्यादा ठंडा कौन सा है? तो दक्षिण ध्रुव ज्यादा ठंडा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो देखो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोनों ही सुमेलित नहीं है। कैसे? तो जैसे हमें पता है कि ये हमारी धरती माता है जो गोल है, और बीच में जो लाइन निकलती है जो हमने काल्पनिक रेखा माना है, ये कौन सी रेखा है? ये भूमध्य रेखा है। अब इसमें 3 प्रकार के कटिबंध बनाए गए हैं, ये 23 डिग्री रेखा, ये 66 डिग्री, और तो यहां से जो ये वाला जो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में कटिबंध है वो उष्ण कटिबंध है। उसके बाद में शीतोष्ण है, फिर शीत कटिबंध है। लेकिन ये कह रहा है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में, मकर रेखा कौन सी है? 23 डिग्री दक्षिणी, और कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंध में आता है, न कि शीत कटिबंध में। तो इसका मतलब पहला कथन तो गलत हो गया। तो दूसरा कह रहा है कि कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा और विषुवत वृत्त यानी यह वाला जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। नहीं, कर्क रेखा और 23 डिग्री और 66 डिग्री के जो बीच में एरिया है ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये कह रहा है 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री वाला कौन सा बता रहा है? शीत कटिबंध बता रहा है, जबकि ये वाकई में गलत कथन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ही कथन गलत है। तो कौन कौन से गलत है? तो दोनों ही गलत। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कथन गलत है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? यानी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडलीय परत मानी गई है वो कितनी परतें मानी गई है? 4, 5, 2 या 3? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के ऊपर 5 वायुमंडलीय परतें मानी गई है। कितनी? 5 वायुमंडलीय परतें मानी गई है। देखो हमारे सामने जो चित्र दिख रहा है, इसमें सबसे पहले देखो ये परत है, इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद में ये वाली परत, इसे समताप मंडल, इसे मध्य मंडल, इसके बाद वायुमंडल, और फिर बहिर्मंडल। तो देखो एक कितनी परतें होगी? 5 होगी। क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल मतलब जो जितने भी वायु वातावरणीय घटनाएं होती है वो कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में तापमान सामान्य रहता है, वहां पे वायुयान वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कितनी परतें बताई गई है? तो हमारे जो वायुमंडल की है वो 5 परतें मानी गई है। आगे चलते हैं, वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें हमारे सामने है आयन मंडल। आयन मंडल तो शुरू होगा ही नहीं, तो कहां से शुरू होगा? परिवर्तन मंडल से। परिवर्तन किसे कहते हैं? जो अपनी क्षोभ मंडल है ना, इसे ही परिवर्तन मंडल कहते हैं। और पिछले प्रश्न में हमने देखा क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा था? तो समताप मंडल था। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के
आगे आयन मंडल और आयन मंडल के आगे कहा गया है आयतन मंडल कह दो चाहे बहिर्मंडल कह दो। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार विकल्पों को देखते हुए हमें ध्यान से चलना है। तो सबसे पहले देखो आयन मंडल तो शुरू में हो नहीं सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद में इसमें भी आयतन मंडल तो ये नहीं हो सकता, मध्य मंडल ये हो नहीं सकता, मध्य तो मंडल तो बी से बीच में आती है। तो स्टार्ट कहां से होता, परिवर्तन मंडल से। आपको ऐसा नहीं पता कि परिवर्तन मंडल कौन सा होता है, तो आप इसका अंदाजा कैसे लगा सकते थे कि जो मौसमी घटनाएं वो कहां परिवर्तित होती है, तो वो क्षोभ मंडल में होती है, तो उसे परिवर्तन मंडल कह सकते हैं। ठीक है, पहला मंडल परिवर्तन मंडल थोड़ा अलग हो गया, लेकिन आप दूसरा मंडल तो आपको एग्जैक्टली पता है कौन सा है, समताप मंडल। तो दूसरे नंबर पे समताप मंडल तो कहीं नहीं है, मात्र इस विकल्प में ही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हम बात कर रहे हैं वायुदाब के वितरण की। इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। वृत्त के आसपास के क्षेत्रों को विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट वायुदाब कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट जो वायुदाब है वो कम होता है, जबकि वाकई में ऐसा नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी उच्च वायुदाब होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी दोनों कथन सत्य है। यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो बीच का क्षेत्र है को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। और जो वृत्त के आसपास के क्षेत्र को विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो वृत्त के आसपास का क्षेत्र होता है ना, जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, उसे विषुवतीय निम्न अवदाब के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा जो विकल्प दे रखा है वो गलत दे रखा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेलेबीज सागर कहां पे, मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, आर्कटिक महासागर या उत्तरी सागर। तो हमसे कौन से सागर की बात कर रहा है, सेलेबीज सागर की। कहां पे है सेलेबीज सागर, तो सेलेबीज सागर है वो आर्कटिक महासागर में नहीं है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। कहां पे, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो अपना सेलेबीज सागर है। ऑप्शन इसका राइट आंसर बी होगा। देखो ये हमारे सामने आ गया है मैप, जिसमें आपको दिख रहा होगा मलेशिया, इंडोनेशिया और ये कौन सा देश है, फिलीपाइंस। तो यहां पे देखो ये इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया के द्वीप है, ये मान के चलो। ये अपना सुमात्रा, ये जावा और ये बोर्नियो आइलैंड है ना। तो यहां पे ये फिलीपींस वाला पार्ट, तो जो फिलीपींस हो गया और इंडोनेशिया का जो बोर्नियो द्वीप है, ये इन दोनों के मध्य जो सागर दिख रहा है ना, ये कौन सा सागर है, ये है सेलेबीज सागर। तो सेलेबीज सागर कहां पे हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सेलेबीज सागर अवस्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। यानी एक महासागर है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। कौन सा नहीं करता, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक। तो देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर है वो स्पर्श नहीं करता। कैसे नहीं करता वो देख लेते हैं। हमारे सामने कौन सा मैप आ गया है, ये विश्व का मैप आ गया है। विश्व के मैप में हमें पहले किसको देखना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो जो ये महाद्वीप है ना, ये कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब कौन सा महासागर इसे टच नहीं कर रहा है, तो देखो ये वाला है ना प्रशांत महासागर है ये वाला, तो प्रशांत महासागर तो इसको टच कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद में अटलांटिक महासागर, तो जो ये एस आकार का महासागर है ये कौन सा अटलांटिक, ये इसको टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में आर्कटिक महासागर, जो ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो महासागर ये कौन सा है, ये आर्कटिक महासागर है, और ये भी इसको टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब आर्कटिक भी नहीं होगा। हिंद महासागर कहाँ है, तो ये जो महासागर है ना यहाँ पे, जो अपने प्यारे भारत के जस्ट नीचे, तो ये जो महासागर है ये कौन सा महासागर है, ये हिंद महासागर है। और ये कहीं से भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को टच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अपना हिंद महासागर स्पर्श नहीं करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। मतलब एक जलधारा है और उस जलधारा का नाम है क्रिसमस के बच्चे की धारा। तो किसे कहते हैं, पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया, एल नीनो या फिर गल्फ स्ट्रीम। तो इसका आंसर होगा जो एल नीनो जलधारा है। कौन सी, एल नीनो जलधारा। इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहते हैं। एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है, तो एल नीनो देखो एक प्रकार की गर्म जलधारा है।
ठीक है। और ये क्या करती है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की जो दक्षिण अमेरिका तट से आती हुई ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के धकेलते हुए प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अल नीनो गर्म जलधारा है और ये क्या करती है, जो ठंडे जलधारा है ना उसके ऊपर आ जाती है इस तरह से। तो यहाँ जो ठंडी जलधारा के नीचे, क्योंकि वो तो ठंडी जलधारा होती है, वो ठंडा जल होता है, वो उतना मूवमेंट नहीं करता। तो इसमें जो जीव जंतु होते हैं तो वो ये जलधारा नीचे जानी शुरू कर देती है, उनके ऊपर दबाव शुरू हो जाता है, तो नए वातावरण में वो एडजस्ट नहीं कर पाते और तापमान क्या होता है, तापमान 2-3 डिग्री बढ़ जाता है। तो वो ठंडी जलधारा वाले एरिया में जो जीव थे वो एक्चुअली ठंडे ज़्यादा वातावरण को सहन नहीं कर पाते और उससे क्या होता है, वहाँ पे नुकसान होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे अल नीनो इफेक्ट भी कहते हैं। तो क्रिसमस के बच्चे की धारा, ये किस जलधारा का नाम है, ये अल नीनो जलधारा का नाम है। अल नीनो का तात्पर्य वैसे होता है बच्चा, छोटा बच्चा, और इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूमध्य सागर कौन सा है? भूमध्य सागर का मतलब क्या होता है, वो कौन सा सागर है जो जमीन से घिरा हुआ है, किसी समुद्र से सीमा नहीं लगाता। लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर? तो इसका उत्तर क्या होगा, अरल सागर। अरल सागर कौन कौन से देशों के मध्य है? तो मैंने बताया था आपको कि उज्जकज के मध्य जो सागर है वो कौन सा सागर है। वैसे नाम ही इसका सागर है, वैसे है या क्या, वैसे झील है। तो अरल सागर है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य अवस्थित है, ये तो ठीक हो गया। अब देखो, लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर नहीं टच, ये कहीं ना कहीं समुद्र से सीमा लगाते हैं। तो हम इसमें जो लाल, क्योंकि हमने अरल सागर तो बहुत बार बहुत सारे पेपर में देख लिया है, लेकिन आज हम लाल सागर को देख लेते हैं। तो लाल सागर कहाँ पे, तो आपने जो अफ्रीका का मैप देखा होगा, अफ्रीका का मैप का जो मिस्र वाला पार्ट है ना, मिस्र का पार्ट, ये क्या है, ये मिस्र देश है। इसके मतलब किस साइड में, राइट साइड में जो छोटा सा सागर है ना, जहां से स्वेज कनाल निकलती है, ये जो कनाल निकलती है ना, ये कौन सी कनाल है, ये स्विस कनाल है, ठीक है ना। तो ये जो सागर है इसे हम कहते हैं रेड सी या लाल सागर, ठीक है। किस किस से सीमा बनाता है, तो देखो ये इजिप्ट से सीमा बनाता है, सूडान से बनाता है, इरिट्रिया से बनाता है, इसके बाद में इथोपिया से तो नहीं बनाता, जिबूती से बनाता है, सोमालिया से बनाता है। इधर देखो ये कौन सा पार्ट है, ये है सऊदी अरबिया, ठीक है, ये है यमन और ये है जॉर्डन। ये क्या है, ये एक्चुअली एशिया महाद्वीप के भाग है। बाकी मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया ये अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट है। तो कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में जो सागर है वो कौन सा सागर है, वो लाल सागर है, ठीक है। तो इसके जस्ट जो नॉर्दर्न साइड में अंदर है ना, बाब अल मंडेब जलसंधि है, मतलब गल्फ ऑफ एडन। ये जो गल्फ ऑफ एडन है ना, गल्फ ऑफ एडन को जो लाल सागर है इससे कनेक्ट करने वाली जो जलसंधि है उसे क्या कहते हैं, उसे बाब अल मंडेब जलसंधि कहते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि बाब अल मंडेब जलसंधि है वो कौन कौन से सागरों को जोड़ती है, तो अदन की खाड़ी को रेड सी से जोड़ती है। किससे, अदन की खाड़ी को रेड सी से। और बाद में ऊपर, जिसके ऊपर चले जाते हैं तो कौन सा सागर आ जाता है, तो ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप मैप को एक बार फिर से देख लो। और यहाँ पे अगर आप इसमें और कुछ देखना चाहते हो मैप के अकॉर्डिंग तो वो भी देख सकते हो। तो इधर ये ओमान वाला पार्ट है, ओमान के पार्ट के पास, और इधर ईरान, ओमान और ईरान के मध्य जो खाड़ी है उसे क्या कहते हैं, हम ओमान की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। और ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जो खाड़ी है उसे हम कहते हैं पर्शियन खाड़ी। क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी या पर्शियन खाड़ी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया, यानी स्वेज नहर खुली उसके कारण कहां से कहां जाने का रास्ता है ना वो छोटा हो गया। लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन केप ऑफ गुड होप या लंदन चेन्नई? तो इसका आंसर होगा स्वेज कनाल खुलने से चेन्नई से लंदन का जो रास्ता था वो काफी कम हो गया, क्योंकि एक तो वैसे तो दक्षिण अफ्रीका है वहां से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए ब्रिटेन जाना होता, लेकिन जैसे ये खुल गया तो उससे क्या हुआ, जो गल्फ ऑफ उसकी स्विस कनाल है ना उसके खुलने से लाल सागर से होते हुए स्विस कनाल से सीधे भूमध्य सागर में प्रवेश कर गए, तो उससे जो रास्ता ना वो काफी छोटा हो गया। तो पिछले मैप में जैसे हम देख सकते हैं, तो ये हमारे सामने पिछले वाला मैप है, उसमें हम देखते हैं एक बार कहाँ पे है। तो ये लाल सागर है, लाल सागर में इधर से एंट्री कर ली, मान लीजिए इधर भारत से आ रहा है जहाज, और इधर से मान लीजिए अदन की खाड़ी से होते हुए रेड सी में एंट्री करी, रेड सी में एंट्री करके ये जो कनाल दिख रही है ना आपको, ये वाली कनाल, ये है स्विस कनाल, यहाँ से सीधा बाद में भूमध्य सागर में एंट्री कर जाते हैं,
ठीक है, मिस्र के सहारे होते हुए। तो स्विस कनाल है, उस पर जो राजनीतिक प्रभाव है वो किसका है, तो स्विस कनाल है, उस पर राजनीतिक नियंत्रण है वो अपने मिस्र का है, इजिप्ट का है। और अभी अभी मतलब वो मिस्र के जो राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी साहब, वो इंडिया आए थे और उन्होंने कहा कि जो स्विस कनाल है ना, वहां पे भारत का एक व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए जगह देंगे। तो ये भारत की एक तरीके से काफी बड़ी कूटनीतिक जीत है इस मामले में। लेकिन वो हमारे रीट जो एग्जाम है उसमें इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उन चीज़ों में नहीं पढ़ते क्योंकि टाइम खराब करने वाली बात हो जाती है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लंदन चेन्नई के बीच में रास्ता कम हो ही जाएगा। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? ये कह रहा है भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य सागर के आसपास तो पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भूमध्य सागर के आसपास ही वो वनस्पति पाई जाए। उस प्रकार की स्थिति होने पे वो कहीं भी पाई जा सकती है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जा सकती है, और वो अफ्रीका में पाई जा सकती है, उत्तरी अमेरिका में भी पाई जा सकती है। भूमध्य सागरीय वनस्पति का मतलब होता है उस तरह की जलवायु की स्थिति होना, उसे कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। और वहां जो वनस्पति डेवलप होती है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति कहलाती है। तो महाद्वीपों के कौन से भाग में इस प्रकार की वनस्पति बनती है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी भाग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 3 में, यानी पश्चिमी भाग में और दक्षिणी पश्चिमी भाग में। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में और दक्षिणी पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति की स्थिति बनती है। कहाँ बनती है? जो भी महाद्वीप होंगे, अधिकतर महाद्वीप में, सारी जगह नहीं कह रहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित घास स्थलों में से कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? शीतोष्ण घास स्थल मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो एरिया घास स्थल है उसे हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण घास स्थल कहेंगे। तो कौन सा है तो शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? पंपास, प्रेरी, वेल्ड या स्टेपी या डाउन्स? तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सारे के सारे है ना शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल है। तो देखो पंपास घास का स्थल कहाँ पे है? तो पंपास है ये दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पंपास घास स्थल है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका देश है अपना, वहाँ पे वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और डाउन्स घास के मैदान तो आपको पता ही है, डाउन्स घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये याद हो गया होगा आपको, पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स, ये पांचों के पांचों क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। पहली बात तो ये होगी। फिर पंपास कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड साउथ अफ्रीका में। स्टेपी मध्य एशिया में। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? मतलब विस्तृत कृषि में कौन सी बात को इतना महत्व नहीं दिया जाता? प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, प्रति फार्म बड़ा भूभाग या प्रति फार्म अधिक आय? तो इसका आंसर होगा, अगर विस्तृत कृषि करते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन की बात ही नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वहां पे व्यक्तियों का इतना महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जितनी भी खेती होती है वो यंत्रीकरण के माध्यम से होती है। हजार 2,000 बीघा, मतलब 2,000 हेक्टेयर में खेती एक साथ की जाती है, लंबे चौड़े इलाके में, है ना, मशीनों के माध्यम से की जाती है। तो वहां पे व्यक्ति पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो वहां प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन पे ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। इसके अलावा प्रति फार्म बड़ा भूभाग होगा, इस पे भी ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल। और प्रति फार्म अधिक आय, एक फार्म से आय अधिक प्राप्त हो रही है, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन पे ध्यान दिया जाएगा, और बड़ा एक फार्म के अंदर बहुत कितना बड़ा भूभाग है ये भी महत्वपूर्ण होगा, और एक फार्म कितनी आय उत्पादित कर रहा है यह भी इसमें महत्वपूर्ण होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? यानी विश्व की पहली जूट मिल है ना, वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? भारत के रिसरा में, स्कॉटलैंड के डुंडी में, बांग्लादेश के ढाका में, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में। तो विश्व की पहली जूट मिल की बात कर रहा है, तो ये स्कॉटलैंड के डुंडी में स्थापित की गई थी। कहां पर? स्कॉटलैंड में एक डुंडी नाम की जगह है, वहां पे विश्व की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे ज्यादा निकट है? तो ये प्रश्न मैं पहले पूछ चुका हूं, तो आपको याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ।
अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किन स्थानों पर दो चौकोर सिंधु मोहरे जिन पर एक सींग वाला पशु और सिंधु लिपि उत्कीर्ण पाई गई है वो पाया है? मतलब कौन सा स्थान है जहां से सिंधु घाटी से संबंधित जो लिपि है ना, वो मोहर है ना, वो मिली है? उसमें किस प्रकार की मोहर मिली है? दो तो मिली है चौकोर मोहरें जिसमें एक सींग वाले पशु का चित्र बना हुआ है और सिंधु लिपि के अंदर कुछ लिखा हुआ है। कहां से मिला है? मेलुहा से, तेल अस्मार से, मेसोपोटामिया के किस से, या मेसोपोटामिया के ऊर से? तो इसका आंसर है ये मिला है मेसोपोटामिया के किस नाम की जगह है वहां से मिला है। क्या मिली है? एक मोहर मिली है, मोहर के ऊपर एक सींग वाला जो पशु जो माना है वो मिला है और सिंधु लिपि में कुछ लिखा हुआ है इस प्रकार। ठीक है, वो कहां से मिला है? ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसके किस नाम की जगह से मिला है? किस नाम से? तो नाम ही उसका किस है, तो किस नाम से मिला है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऋग्वेदिक समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? संयुक्त परिवार की प्रथा वहां प्रचलित थी, बिल्कुल थी। चौथा वर्ग शूद्र ऋग्वेदिक काल के अंत में दिखाई देता है। वर्ण व्यवसाय पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित था, या कबालाई समाज योद्धा पुरोहित और सामान्य जनता तीन वर्गों में बंट गया था। तो इसका आंसर होगा कि कौन सा असत्य है? तो इसमें जो ऑप्शन सी दे रखा है ना वो असत्य है। कहने का तात्पर्य क्या है? संयुक्त परिवार की प्रथा वहां थी ऋग्वेदिक काल में, बिल्कुल थी। यानी ऋग्वेद में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। चौथा वर्ग वहां पे उत्पन्न हो गया था जिसे हम शूद्र कहते हैं, वो ऋग्वेदिक काल के अंत में दिखाई पड़ना शुरू हो गया था। यानी जो समाज में बुराइयां आती है वो आनी उस समय चौथे मतलब ऋग्वेदिक काल के अंत में आनी शुरू हो गई थी। मूल ऋग्वेद में इस प्रकार की बुराई नहीं थी। बाद में वर्ण व्यवस्था पे आधारित ना होकर जन्म पर आधारित था। मतलब जो वर्ण व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता था, मतलब कौन से वर्ण का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो चार प्रकार के वर्णों की बात की गई है। तो वो जन्म पे आधारित नहीं होता था। ऋग्वेदिक काल में तो एक कर्म पे आधारित था। नहीं, व्यक्ति कौन सा कर्म अपना रहा है उसके आधार पे उसका वर्ण निर्धारित होता था। ठीक है ना, न कि उसके जन्म लेने से। यानी अगर कोई व्यक्ति है वो ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो इसका तात्पर्य नहीं है कि वो ब्राह्मण होगा, वो वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। और कोई व्यक्ति है वो शूद्र या वैश्य के घर उत्पन्न हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो वैश्य और शूद्र होगा, वो ब्राह्मण हो सकता है। यानी उस समय जो व्यवस्था थी ना वो इस प्रकार की व्यवस्था थी, बहुत ही शानदार व्यवस्था थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे बुराइयों ने इन चीज में एंट्री करनी शुरू कर दी और लोग अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करने लगे। इसके अलावा तो ये कथन तो गलत हो गया। फिर कबालाई समाज योद्धा, पुरोहित और सामान्य जनता, इस प्रकार के तीन वर्ग बन गए थे। तो ये सही है कि जो समाज था उसमें एक वर्ग योद्धा हो गया, एक वर्ग पुरोहित हो गया, एक सामान्य जनता वर्ग हो गया। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ऋग्वेदिक काल का जो अंत समय, मतलब जब उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं, उस समय जो शूद्र का जो है ना प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? उत्तर भारत में जैन धर्म का केंद्र कौन सा है? वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा या दिल्ली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो मथुरा है वो उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन बौद्ध कला का द्योतक नहीं है, यानी बौद्ध कला से संबंधित नहीं है? विहार, बुद्ध के स्मृति चिन्ह से युक्त स्तंभ, चैत्य और स्तूप। देखो, बौद्ध कला से संबंधित विहार है, बिल्कुल बने हुए विहार बौद्ध कला से संबंधित है। इसके अलावा चैत्य भी बने हुए हैं, स्तूप भी बने हुए हैं। लेकिन बुद्ध की स्मृति चिन्ह के युक्त स्तंभ, यानी इस प्रकार के स्तंभ नहीं मिले हुए हैं कि जिसके नीचे बुद्ध के स्मृति चिन्ह रखे हुए हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहीं सुना, हमने नहीं पढ़ा कहीं भी, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ये कथन गलत है, तो हमें गलत कथन पूछा है तो वो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित किस स्तंभ लेख पर अशोक के सातों अभिलेख उत्कीर्ण है? यानी कौन सा स्तंभ लेख है जिसपे अशोक के सातों अभिलेख वही लिखे हुए हैं? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा या लोरिया अखिराज? तो इसका आंसर क्या होगा? जो अशोक का रामपुरवा अभिलेख है। कौन सा? रामपुरा अभिलेख, उसमें अशोक के सातों अभिलेख उत्कीर्ण करे हुए हैं। किसमें? अशोक के जितने अभिलेख में जो बातें लिखी गई है ना 7 अभिलेख में, वो बातें रामपुरवा अभिलेख में लिखी गई है। रामपुरा अभिलेख, तो इस प्रकार जो अभिलेख है वो रामपुरवा अभिलेख है। और इसमें किसकी आकृति बनी हुई है? तो ये बेल की आकृति इस पे बनी हुई है और यहाँ से थोड़ा बहुत खंडित भी हो चुका है नीचे से। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से मौर्य सम्राट के विषय में क्या कथन असत्य है? सम्राट ईश्वर का प्रिय पात्र समझा जाता था,
तो ये तो सही बात है। सम्राट देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था? नहीं, सम्राट देवी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था। सम्राट ईश्वर का प्रिय पात्र तो समझा जाता था, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं था कि सम्राट कोई देवी उत्पत्ति से उत्पन्न हुआ है ना, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा सम्राट सैनिक विभाग का, न्यायिक विभाग का, वैधानिक विभाग का और कार्यकारी विभाग का टॉप का अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये सही है। मतलब सैनिक विभाग देख लो, न्यायिक विभाग देख लो, वैधानिक विभाग देख लो या कार्यकारी एग्जीक्यूटिव देख लो, उन सब का जो टॉप का अधिकारी होता था वो कौन होता था? तो मौर्य सम्राट है ना, वो उस समय टॉप अधिकारी होता था। यानी जो राजा ही है ना मौर्य काल में, वो ही इन सारे मामलों का सबसे टॉप का अधिकारी था। सम्राट में सभी अधिकार और सभी शक्तियां नहीं थी, यानी अंतिम शक्ति किसमें नहीं थी? जैसे मान लीजिए वर्तमान में अंतिम शक्ति किसमें नहीं था? वर्तमान में अंतिम शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है, लेकिन जब मौर्य काल था उस समय अंतिम शक्तियां किसमें निहित थी? उस समय अंतिम शक्तियां वो सम्राट में निहित थी। किसमें थी? सम्राट में निहित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा असत्य कथन है? तो सम्राट देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था, ये नहीं है। सम्राट देवी उत्पत्ति विश्वास नहीं करता था, लेकिन सम्राट को भगवान का प्रिय जरूर समझा जाता था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या सिकंदर लोधी? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, यानी इब्राहिम लोधी है वो लोधी वंश का अंतिम शासक था, और जो बाबर के साथ में इब्राहिम लोधी का तो युद्ध हुआ था। इसके अलावा लोधी वंश की स्थापना कब हुई? तो 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। कब? 1451 में स्थापना करी किसने? बहलोल लोधी ने। और आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया था, तो बहलोल लोधी फिर शासक बन गया। बहलोल लोधी, इसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहा। सिकंदर लोधी उसके बाद बना, उसका कार्यकाल 1489 से लेकर 1517 तक रहा। और इब्राहिम लोधी बेचारा ये 1517 में बना और 1526 में बाबर ने इसको हरा दिया। वैसे राणा सांगा ने भी इसको कई बार हरा दिया था, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अटाला मस्जिद किस स्थान पे है? अटाला मस्जिद है वो कहाँ पे है? दिल्ली में, जौनपुर में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में? तो जो अटाला मस्जिद है वो कहाँ पे है? वो जौनपुर में है। और ये जो हमारे दृश्य दिख रहा है सामने, ये अटाला मस्जिद का दृश्य है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य अंतिम युद्ध कौन सा हुआ था? यानी शेरशाह सूरी और हुमायूं, इनके बीच में जो लास्ट युद्ध हुआ ना, जिसमें शेरशाह सूरी की अंतिम विजय हुई थी, तो वो कौन सा युद्ध था? चौसा का, कन्नौज का, घाघरा का या चित्तौड़ का? तो देखो वो युद्ध था कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध था? कन्नौज का युद्ध था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलीगोहर किस नाम से मुगल शासक बना? अलीगोहर है वो कौन से नाम से मुगल शासक बना था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह? तो इसका आंसर क्या होगा? जो अलीगोहर है वो शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक बना था। तो कह सकते हैं जो अलीगोहर है मुगल शासक है, वो उसका वास्तविक नाम तो अलीगोहर था, लेकिन जब वो मुगल सम्राट बना तो उसने अपना नाम क्या रखा? उसने कहा कि मेरा नाम है शाह आलम द्वितीय, है ना। तो अलीगोहर का नाम, दूसरा नाम क्या है? शाह आलम द्वितीय, और वो मुगल सम्राट बना था। मुगल ईरानी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। औरंगजेब ने कंधार संघर्ष आगे जारी न रखते हुए ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध कायम किए थे। मुगलों ने उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षा को कूटनीतिक नीति से कामयाब बनाए रखा था। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से देखो दोनों ही कथन सत्य हैं। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने ऐसा किया, ईरान के साथ में कोई बोले कंट्रोवर्सी नहीं करते, तो उसने कूटनीतिक संबंध बना लिए ईरान के साथ में, और उससे क्या हुआ? ईरान के साथ में कूटनीतिक संबंध बना लिए तो उसकी उत्तर पश्चिम सीमा, क्योंकि उधर अफगानिस्तान वाला एरिया ही तो ईरान से लगता है ना, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, तो उधर बाद में शांति स्थापित रही। तो इस तरह से वो उसको बचा पाए, अन्यथा तो उस समय मराठे औरंगजेब के पीछे लगे हुए थे पूरी तरह। अगर औरंगजेब उधर फंस जाता तो दिल्ली की गद्दी उसकी जाने निश्चित थी। इस कारण औरंगजेब ने क्या किया? ईरानियों के साथ में कूटनीतिक संबंध बना लिए, और इस कारण वो उत्तर पश्चिमी सीमा भी सुरक्षित रही, साथ ही दिल्ली की गद्दी भी उसकी सुरक्षित रही। तो इस प्रकार ये कथन दोनों ही सत्य हैं। तो एक भी सत्य और दो भी सत्य, दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? जो इल्बर्ट विधेयक है वो कौन से वायसराय के काल में पेश किया गया? लॉर्ड कैनिंग, रिपन, लिटन या कर्जन? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट विधेयक को पेश किया गया था। इसमें काफी सुधार किए गए थे। तो हमारे सामने जो चित्र है ये किसका है? ये लॉर्ड रिपन के चित्र है। जो लिटन था ना, लॉर्ड लिटन, तो ये तो बड़ा बकवास आदमी था।
लेकिन बाद में जो ये रिपन आया ना, ये थोड़ा बंदा ठीक था, इसने काफी मतलब इंडिया में काफी अच्छे कार्य भी किए हैं। तो जो ब्रिटिशर्स के जो वाइस राय थे उनमें से एक दो अगर अच्छे वाइस राय छांटने हो तो एक तो ये रिपन हो गया, रिपन अच्छा बंदा था। और सबसे खराब छांटने हो तो कौन होगा, एक तो कर्जन सबसे खराब बंदा था, इसके अलावा लिट्टन भी बेकार आदमी था। तो इस प्रकार बाकी तो सारे खराब ही थे ना, लेकिन रिपन एक दो बंदे कुछ मतलब उनके मुकाबले ठीक थे। अंधों में काना राजा वाली बात हो गई। वैसे मतलब दिव्यांगों के ऊपर ये टिप्पणी नहीं समझे इसे, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी को बराबर समझते हैं। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 21 नवंबर 1939, 22 नवंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 या 22 जनवरी 1940। तो लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939। क्योंकि जो कांग्रेस थी उसने क्या किया था, जब लिनलिथगो ने मतलब भारत को नाजियों के विरुद्ध युद्ध में धकेल दिया था, कहा था कि भारत का नाजियों के साथ युद्ध चल रहा है, जर्मन के साथ युद्ध चल रहा है। तो कांग्रेस थी, उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई युद्ध चल ही नहीं रहा, तुम जबरदस्ती हमें क्यों धकेल रहे हो, जबकि युद्ध तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में चल रहा है। लेकिन इसके कारण विरोध करने के लिए कांग्रेस ने जो उस समय सरकारें बना रखी थी विभिन्न प्रांतों में, वहां से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इस बात से मुस्लिम लीग खुश हो गई, तो उसने क्या कहा, उन्होंने एक मुक्ति दिवस बनाया, मुक्ति दिवस मनाया और कहा कि कांग्रेस से मुक्ति मिल गई है। तो कब मनाया था वो दिवस, तो वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। कब मनाया, 22 दिसंबर 1939 को। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है, स्वदेशी आंदोलन है ना, उसमें क्या किया गया था, विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। तो पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या किसने इस आंदोलन का समर्थन किया था पंजाब वाले इलाके में, राम सिंह जी कूका, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या हरदयाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो राम सिंह जी कूका थे, इन्होंने पंजाब में जो स्वदेशी आंदोलन है उसका सहयोग किया था, उसके प्रणेता थे। और ये वैसे सिखों के जो नामधारी पंथ है उसके संस्थापक थे और बड़े महान समाज सुधारक भी इनको माना गया है। तो राम सिंह जी कूका साहब ये सिखों के नामधारी पंथ के संस्थापक थे। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। और इन्होंने क्या किया, ब्रिटानी वस्तुओं का तो बहिष्कार किया और भारतीय वस्तुओं का मतलब समर्थन किया। अगले प्रश्न में चलते हैं और ये हमारे सामने रामधारी सिंह जी कूका साहब के चित्र है जो आप दर्शन कर सकते हो। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह जी ये कहाँ से कर रहे थे, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। तो हमें पता है जो आरा नाम की जगह है बिहार में, वहाँ के शासक कौन थे, कुंवर सिंह जी, और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा कथन है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला, दोनों, केवल दो, या फिर दोनों ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल दूसरा कथन है वो सत्य है, पहला कथन असत्य क्यों है। देखो ये क्या कह रहा है, मूल ढांचे के अंदर क्या मानता है, संघवाद को, निरपेक्षता को, मूल अधिकारों को लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो भारत के संविधान में कहीं जो मूल ढांचा है उसको परिभाषित किया गया है क्या, नहीं, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर मूल ढांचे का निर्धारण कौन करेगा, तो हमारी न्यायपालिका इस बात को डिसाइड करेगी कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, ना कि संविधान में स्पष्ट तौर से उल्लेख। तो पहला प्रश्न तो सीधा सीधा ही गलत हो गया, क्योंकि संविधान में कहीं मूल ढांचे के बारे में कोई बात ही नहीं की गई, कथन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है ना, बिल्कुल करता है। कौन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हो। फिर आर्टिकल 32, अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और मूल अधिकारों का परिवर्तन करवा सकता है। फिर आर्टिकल 226, इसके माध्यम से कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का मतलब
प्रतिबंध लगाया गया है तो वो सीधा हाईकोर्ट जा सकता है और अपने अधिकारों को वापस बहाल करवा सकता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 13, 32 और 226 है ना, वो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करते हैं। दूसरा कथन सत्य है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो? ये किसने प्रस्तावित किया था? यानी भारत का जो वर्तमान में अपना राष्ट्र ध्वज है उसको किसने प्रस्तावित किया था? नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंडित नेहरू ने ऐसा कहा था कि भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो और जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र बना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर नहीं था? हमने पिछले प्रश्न में देखा न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करी गई है ना, तो कौन से अनुच्छेद है? 13, 226, 236, 13, 226, 237, 13, 33, 226 या 13, 32, 226। तो हमने पिछले प्रश्न में मैंने आपको व्याख्या भी दी कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है या आर्टिकल 226 है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब मूल अधिकार राज्य के अभिकार्य पर निर्बंधों के रूप में होते हैं, नीति निर्देशक तत्व तत्समय प्रभावी सरकार के कतिपय कार्य करने और अपने कार्यों में कथित लक्ष्य प्राप्त करने के अनुद्देश्यों के अनुकरण के स्वरूप में होते हैं। तो पहली लाइन तो ये हो गई। अब इसमें पूछा क्या है? हमें सत्य कथन ही पूछा होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 2 है ना वो कथन सत्य है। तो क्या कह रहा है? जो मूल अधिकार है ना वो क्या होते हैं? वो सरकार के ऊपर निर्बंधन होते हैं, यानी सरकार को उनको मतलब मूल अधिकारों को व्यक्ति को उपलब्ध करवाना आवश्यक होता है, बिल्कुल होता है। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है कि सरकार के लिए एक तरीके से गाइडलाइन की तरह होते हैं, एक लक्ष्य की तरह होते हैं और सरकार एक मतलब उपकरण के मशीनरी की तरह उपयोग कर सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या होता है? सरकार कैसे कार्य करे, तो सरकार नीति निर्देशक तत्वों में जो निर्देश दिए गए हैं ना वैसे कार्य करनी चाहिए। तो ये बात सत्य है, तो पहला कथन तो सत्य हो जाता है। फिर दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है तथापि नीति निर्देशक तत्वों का विधान द्वारा क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है और जब तक कि निर्देशक तत्वों में अभिकथित नीति को कार्यान्वित करने वाली कोई विधि उपलब्ध नहीं है तो न तो राज्य न ही कोई व्यक्ति किसी विद्यमान विधि अथवा विधिक अधिकारों को कोई निर्देश ग्रहण करने के नाम पर अतिक्रमण कर सकता है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो गई, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो निर्देशक तत्व है ना वो सामान्यतः संविधान में निर्देशक तत्व पड़े हुए हैं, तो जब तक उन पे कोई कानून नहीं बना दिया जाए, विधान नहीं बना दिया जाए, तो उससे क्या होगा? तो अगर उस समय में कोई विधि उपलब्ध नहीं है, मतलब कानून नहीं बनाया गया, तो न तो सरकार न ही कोई व्यक्ति है ना उसके आधार पे मतलब किसी दूसरे चीज का अतिक्रमण कर सकता है कि भाई निर्देशक तत्वों में तो ऐसी बात लिखी हुई है इसलिए हमने ऐसा कर लिया या हम ऐसा कर सकते हैं। तो निर्देशक तत्वों को जब तक कानून का रूप नहीं दिया जाएगा ना तब तक वो मतलब इफेक्टलेस होते हैं। इफेक्टिव कब होंगे? जब उनके संबंध में सरकार द्वारा कोई विधि बना दी जाएगी और विधि भी मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने वाली नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कथन, नीति के निर्देशक तत्व न्यायालयों में परिवर्तनीय है। अरे ऐसी बात कहाँ है? ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये कथन वैसे ही गलत हो जाएगा। और व्यक्ति के पक्ष में न्याय अधिकारों को सृजन करते कतई नहीं करते, तो इसका मतलब कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा सही कौन से में दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? मतलब सामाजिक समानता किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करनी चाहिए। देखो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी ऐसी स्थिति सामाजिक समानता किसे कहते हैं जिसमें जाति, मूलवंश, धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित नहीं हो। सामाजिक समानता इसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति है वो जाति के आधार पे, मूलवंश के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी दूसरे व्यक्ति से अपने आप को छोटा नहीं माने, है ना, उस प्रकार की स्थिति को क्या कहेंगे? सामाजिक समानता कहेंगे। यानी जहां पे सभी लोग समान होते हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे कोई व्यक्ति ऊंचा या नीचा ना हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं सामाजिक समानता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? यानी मूल कर्तव्य नागरिकों के आर्टिकल 51A में दे रखे हैं,
तो इनमें से कौन सा है जो उन मूल कर्तव्य, कितने मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा करने में योगदान प्रदान करना, ये 11वां मूल कर्तव्य है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे, उसका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। तो देखो, आप मूल कर्तव्य की रीडिंग मारना, तो देखो आपको पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, इस प्रकार का प्रावधान मिल जाएगा बिल्कुल। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें, यह प्रावधान भी मूल कर्तव्य मिल जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, ये बात भी मिल जाएगा। लेकिन अस्पृश्यता को मिटाने के लिए प्रयास करें, इस प्रकार की कोई लाइन उसमें नहीं लिखी हुई है। तो ये तो आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत, वो आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये कर्तव्यों में समाहित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। यानी राष्ट्रपति साहब है ना, कौन सी चीज को संसद के पटल पर रखवाने का कर्तव्य मतलब है संविधान के अनुसार उनका। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, सीएजी के प्रतिवेदन को, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3 और 4 इनके प्रतिवेदन को रखवाना आवश्यक होता है। लोक लेखा समिति वो संसद का इंटरनल मैटर है, वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित होती है ना, तो उसमें राष्ट्रपति का इंटरफेयर नहीं है। बाकी यूपीएससी का जो प्रतिवेदन होगा उसे राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाएगा। इसके अलावा सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो प्रतिवेदन होगा उसे भी राष्ट्रपति साहब संसद के पटल पर रखवाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी संसद के पटल पर रखवाया जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि पहला, तीसरा और चौथा कथन है, जो प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट है, वो राष्ट्रपति साहब द्वारा रखवाई जाती है, लेकिन लोक लेखा समिति से संबंधित जो रिपोर्ट है वो संसद का इंटरनल मैटर है, उसमें राष्ट्रपति साहब का कोई मतलब इंटरफेयर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी यानी 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इनमें से कौन सा एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार तो है, लेकिन क्या मूल ही है, बाकी नहीं है? ये केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, या फिर परामर्श संबंधी अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, या फिर ये सारे मूल भी रखता है, अपीलीय भी रखता है और परामर्श संबंधी भी रखता है? तो इस प्रकार कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास ये तीनों ही प्रकार के क्षेत्राधिकार है। यानी कुछ मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही ले जाए जा सकते हैं, कुछ मामले होते हैं अगर नीचे वाले कोर्ट ने उस संबंध में व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता तो ऊपर वाले कोर्ट में जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और कुछ मामले होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया जाता है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति साहब को परामर्श चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको परामर्श दे सकता है। तो ये प्रावधान मतलब तीनों प्रकार के प्रावधान है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? यानी जो हमारी एसटी जनजाति है, मतलब जनजातियां हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वो उसकी सीटें सर्वाधिक कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात? तो इसका आंसर होगा जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वहां से सर्वाधिक एसटी कम्युनिटी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है। अब लोकसभा में कौन से राज्य से कितनी सीटें हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ भी सकता है। देखो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीटें कितनी है? यूपी से है 80 सीटें। यूपी मतलब जो अपने बाबा जी की नगरी, बाबा जी का प्रदेश, बाबा योगी आदित्यनाथ। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश से 80 सीटें, ठीक है। फिर महाराष्ट्र से कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र से 48 सीटें। आपको सबकी सीटें याद रखनी, एग्जाम में आ सकता है। बिहार से है 40 सीट्स। उसके बाद में तमिलनाडु से 39 है ना। तो ये टॉप 4 स्टेट हो गए। यूपी से 80, महाराष्ट्र से 48, बिहार से 40 और तमिलनाडु से 39। फिर राजस्थान से कितनी है? राजस्थान से है 25 सीटें, राजस्थान से 25। और उसके बाद में राजस्थान से 25 है, और कौन से राज्य से 25 सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश से 25 है। एपी से कितनी है? एपी से भी 25 है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान से 25 सीटें और किस राज्य से 25 सीटें लोकसभा में? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। इसके अलावा सबसे कम सीटों की बात करें तो मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है,
अंडमान निकोबार से एक है, दमन दीव से एक है, चंडीगढ़ से एक है, लक्षद्वीप से एक है, जो अपनी पुदुचेरी है वहाँ से एक है, दादरा नगर हवेली से भी एक सीट है। इस प्रकार सीटों का विभाजन किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन दाखिल कर सकता है? भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा है वहां के निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, या फिर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो देखो, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ना, अगर उस व्यक्ति का नाम भारत के जो कहीं भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में लिखा हुआ है तो वो व्यक्ति लोकसभा मतलब पोस्ट के लिए, मतलब सांसद की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। वोट बाद में अगर वो जीतता है तो फिर वो सांसद बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित कर लिया है। थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से क्वालिटी मुझे लगता है 19-20 हो गई है, उस आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लेना। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो लगातार बने रहो, पढ़ते रहो। और हमें आप लिख भी सकते हो, कोई सुझाव हो तो हमारे टेलीग्राम में हमारे जो एडमिन्स हैं उनको आप लिख सकते हो। थैंक यू।